नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वीडन में दंगे हो गए हैं। वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना और वहाँ पर कुछ लोगों ने होली कुरान को जलाया, जिसके खिलाफ स्वीडन में जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने वायलेंस यानी कि हिंसा करनी शुरू कर दी है और कुछ उन्होंने आगजनी भी की है, आग वगैरह लगाया है। ये एक ऐसी घटना है जो एग्ज़ाम के लिए, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ, यूपी पीसीएस की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी घटना के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इम्पैक्ट होते हैं। तो ये जो घटना है, जो स्वीडन में आग लगी है, ये इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो जानने बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से सवाल आते हैं और इस टॉपिक पे किस तरह सवाल आ सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले जो लोग यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, वो हमारा जो एक एनसीईआरटी प्लस एडवांस कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह सब मिलेगा इसके अंदर, साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होता है। फीस जो है वो 2999 है। एक ही बार पे करनी है आपको। 10 महीने का कोर्स है ये। आप इसके लिए 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वीडन जो है, अगर दुनिया में कुछ खूबसूरत जगह हैं, कुछ बहुत ही अच्छे कल्चर्ड यानी कि सिविलाइज्ड लोग हैं, तो स्वीडन उसमें से एक देश है। कुछ देश डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, आर्थिक लेवल से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। वहाँ पे हाई लिविंग स्टैंडर्ड हैं। आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे कहते हैं कि आप करप्शन नहीं है। वहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके सिस्टम से लोग रहते हैं। तो स्वीडन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसके बगल में नॉर्वे है, नीचे डेनमार्क है। तो वहाँ एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो माइग्रेटेड लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। माइग्रेट मतलब वो लोग, जो लोग अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, जॉर्डन के लोग हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, और वो लोग चूँकि हिंसा में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अपना मुल्क छोड़कर किसी और देश में बेहतर जीवन के लिए वो माइग्रेट करते हैं। तो स्वीडन ने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को अपनाया जो ऐसे ऐसे देशों से आए हैं। अगर हम स्वीडन की दोस्तों बात करते हैं, अगर डेमोग्राफी की बात करते हैं, तो लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या है स्वीडन की, ठीक है? और 1 करोड़ में फ़िलहाल जो एक 2017-18 की जो रिपोर्ट है, उसमें 8% जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। अब ये वही मुस्लिम्स हैं जो कि माइग्रेट होके आए हैं, यानी अफ़गानिस्तान से, सीरिया से, जॉर्डन से वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि स्वीडन ने बहुत ज़्यादा अब मतलब खुले हाथों से इन इन लोगों को अपनाया था। उनको लगता था कि ऐसे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनको एक सुरक्षित घर देना ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं, देखिए ये समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जब मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, दंगों के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, माइग्रेशन क्या होता है, इसलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है? मुस्लिम जो पॉपुलेशन है स्वीडन में लगभग 8% है, जो कि अगर एवरेज देखा जाए यूरोप का, तो एवरेज यूरोप में 1.5-2% से बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर जर्मनी की बात करते हैं या फ्रांस की बात करते हैं, वहाँ पे 1.5-2-3% है। लेकिन स्वीडन जैसे कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन मतलब 1 करोड़ ही, मात्र 1 करोड़ है, वहाँ पर 8 लाख 9 लाख मुस्लिम्स हैं, ठीक है? तो एक आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पर अलग-अलग है, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, अलग-अलग रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स भी अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब हुआ क्या कि देखिए, जो ये मैल्मो इलाका है, साउथ स्वीडन में एक जगह का नाम है मैल्मो, ठीक है? अब मैल्मो में वहाँ पर एक डेनमार्क जो मतलब स्वीडन में नहीं, स्वीडन की बगल में एक कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल राइट विंग नेता, यानी राइट विंग का मतलब होता है कि एक फंडामेंटलिस्ट नेता, यानी कट्टरवादी, एक रेसिस्ट नेता, उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी की चाहिए। इसका नाम है रेस्मस पैलोडान। रेस्मस पैलोडान की अपनी एक पार्टी है जिसका नाम है स्ट्रैम कर्स, यानी कि हार्डलाइनर, ठीक है? स्टैम्प कर्स यानी हार्डलाइनर है। ये डेनमार्क की पार्टी है, डेनमार्क की पॉलिटिकल पार्टी है, और डेनमार्क का रेस्मस पैलोडन एक नेता है। असल में ये एक लॉयर है जो कि कुख्यात है रेसिस्ट कमेंट करने के लिए, या कि एक धार्मिक खासकर एंटी इस्लामिक जो बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर बहुत कुख्यात है, फेमस तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा कुख्यात है। वहाँ पर इसको जेल भी हो चुकी है, क्योंकि ये कई बार मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत ने बोला भी है। और डेनमार्क में वो चाहता है कि इस तरह से राइट विंग पार्टी अपनी इस्टेब्लिश की जाए, जो कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स
क्योंकि एक एक गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हो, ठीक है। तो रास्मस पालुदान ने पीछे इलेक्शंस लड़े डेनमार्क में, लेकिन डेनमार्क में उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाई। इससे ज़्यादा वो इससे एक कहते हैं कि जब उसको बहुत सफलता नहीं मिली, तो उसने सोचा कि अब ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पर उसको एक नेम और फेम मिल सके, और नेम और फेम के लिए वो स्वीडन में गया। और क्योंकि स्वीडन में देखिए, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 8% तक के मुसलमान हैं। तो वहाँ की जो साउथ स्वीडन है, मेल्मो, वहाँ पर उसने एक पार्टी यानी एक रैली ऑर्गेनाइज़ करनी कही, और रैली में मुसलमानों के खिलाफ उसको बात उसने करनी थी, और साथ में वहाँ पर कुरान को जलाने की कोशिश करनी थी। स्वीडन के लोगों को ये पता चल गई, स्वीडन की पुलिस को पता लग गई थी। स्वीडन की पुलिस ने मेल्मो में आने के लिए पालुदान को रोका और बोला कि रास्मस पालुदान यहाँ पर रैली नहीं कर सकते हैं। रास्मस पालुदान नहीं आ सका स्वीडन, लेकिन वहाँ के जो उसके समर्थक थे उन्होंने वहाँ पर होली कुरान को जलाया, ऐसा रिपोर्ट आया हुआ है। जब होली कुरान जलाया गया, तो इसके खिलाफ जितने मुसलमान मेल्मो में हैं, मेल्मो में कम से कम 22% मुसलमान वहाँ पर हैं। पूरे स्वीडन में तो 8% है, लेकिन वो जो जगह है मेल्मो, वहाँ पर 22% मुसलमान हैं। वो इकट्ठे हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया, जो करना भी चाहिए था, और किया, और जिससे उन्होंने थोड़ा सा हिंसा भी की है। अभी तक कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है, कोई किसी की जान नहीं गई है, जला नहीं, लेकिन उन्होंने सामान वगैरह, जो गाड़ी वगैरह जला दी गई है। ये घटना घटी है, ठीक है। तो रास्मस पालुदान, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसने मुसलमानों के खिलाफ बात की, अपने को एक कह सकते हैं कि एक इमेज क्रिएट करने के लिए, एक फंडामेंटलिस्ट इमेज करने के लिए, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए उसने ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है जो उसको फ़ायदा कर सकती है। अच्छा, अब ये सब तो चलिए घटना हो गई है, ठीक है। लेकिन जो ये वायलेंस हुआ है, जैसे मैंने कहा कि वायलेंस में कोई बहुत ज़्यादा हाथाहाथ अभी नहीं हुए हैं, सिर्फ वहाँ पर आगजनी हुई है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी दोस्तों कि ये एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इसी भी हम इसको न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि हर घटना के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इम्पैक्ट होते हैं। तो इस घटना को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रही है, घटना क्यों हो रही है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, तो हमारे GS 1 में, मेंस के GS 1 में हमारा ये जो 13वां टॉपिक है, ह्यूमन माइग्रेशन रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विथ फोकस ऑन इंडिया, ठीक है। इंडिया के हिसाब से रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जिसमें अभी आप देखेंगे कि जो कोरोना वायरस का टाइम में बहुत सारे जो लोग माइग्रेट हुए, मतलब जो बिहारी लोग काम करते थे आपके दिल्ली में, मुंबई में, वो लोग वापस आए, जिसमें सोनू सूद ने बहुत ज़्यादा हेल्प की लोगों की अपने जगह पहुंचने में। तो ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हमें ये माइग्रेशन टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। तो माइग्रेशन इन इंडिया क्या है, माइग्रेशन इन वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड में माइग्रेशन क्यों हो रहा है, और इसके कारण और इसके प्रभाव क्या है माइग्रेशन के, ये हमारे जानने जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी घटनाएँ इसके अंदर हैं। अच्छा, अगर हम माइग्रेशन दोस्तों की बात करते हैं, तो अब अमूमन माइग्रेशन क्या होता है कि जहाँ पर युद्ध होता है, कोई लड़ाई हो रही है, गृह युद्ध आ गया, सिविल वॉर चल रही है, या कोई बहुत बड़ा कोई आपदा आ गई है, तो वहाँ के लोग छोड़ के दूसरे अपना सेफ हेवन के लिए, यानी सेफ हेवन का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अपने परिवार को रख सकें, कोई जीवन व्यतीत कर सकें, तो मूव करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो इस समय जो कि मिडिल ईस्ट में हैं, जैसे यहाँ पे सीरिया, जॉर्डन जैसे है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं युद्ध में, क्योंकि वहाँ पे ISIS का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पे ईरान और सऊदी अरब के चक्कर में बहुत ज़्यादा गृह युद्ध रहते हैं, बहुत ज़्यादा वॉर रहती है, और बहुत सारे लोग जो हैं एक सेफ़ जगह के लिए मूव करते हैं। तो कई लोगों ने मेडिटेरियन सी, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, मेडिटेरियन सी क्रॉस कर दिया। यहाँ पे देखिए, जैसे राइट हैंड साइड में देखिए, सीरिया है, टर्की है, टर्की नहीं, सीरिया है, इजिप्ट है, और जॉर्डन है। यहाँ से अगर, क्योंकि उनका वहाँ माहौल सही नहीं, यहाँ से मूव किया टर्की के लिए, या वो इटली, फ्रांस, यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेडिटेरियन सी क्रॉस करके। और मेडिटेरियन सी क्रॉस करने का मतलब है कि अब उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर साधन तो होते नहीं है, तो ये किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके कोई नाव लेते हैं, और नाव में बैठकर सोचते हैं कि मेडिटेरियन सी क्रॉस कर लेंगे। अब नाव में जैसे कैपेसिटी जो होती है, मान लीजिए कि 100 लोगों की कैपेसिटी होती है, अब बैठा दिए गए 200-400 लोग बैठा दिए जाते हैं, तो कई बार हादसे होते हैं। बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं कि वो नाव पलट जाती है, या जो नाव है वो बोझ नहीं उठा पाती लोगों का, और वो डूब जाती है। तो ये सब बहुत होता है, मतलब एक तो बेचारे वो सिविल वॉर से मर रहे हैं, और जब वो ढूंढने के लिए एक सोचते हैं कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, समुद्र क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो समुद्र भी उनको ले जाता है। तो ये सब चीज़ें कई बार हम पेपर में देखने को मिलता है, तो समझ सकते हैं कितना मुश्किल वहाँ पर हो रहा है, जो आम आदमी, सीरिया के, जॉर्डन के लोगों को हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये
तो चलो हो गया, ठीक है, मान लिया कि ये लोग माइग्रेट किए हैं, वहाँ पर किसी तरह पहुँचते हैं। वहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो जिन्होंने खुले दिलों से ऐसे माइग्रेंट्स को लिया। जैसे मान लीजिए स्वीडन है, स्वीडन ने कहा कि नहीं नहीं, आप हमारे देश में रहो, यहाँ पर रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम आपको देंगे और एक बेहतर ज़िंदगी आपको मिलेगी। स्वीडन ने बहुत ज़्यादा लोगों को जो माइग्रेंट्स थे उनको रखा, अफ़गानियों को, सीरिया के लोगों को, ठीक है। बाकी देशों ने भी थोड़ा-थोड़ा करके लिया हुआ है। लेकिन जब से ये चीज़ हुई हैं, जब से माइग्रेंट्स पहुँचे हैं, अगर हम 2-3 साल पहले की बात करते हैं तो वहाँ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी-कभी आपको देखोगे, आप अगर 2-3 साल पहले आपको याद भी होगा, लोन वुल्फ अटैक हुए। लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है कि अकेला आदमी ही मान लीजिए जैसे ट्रक लिया और ट्रक जाके एक भीड़ में चढ़ा दिया। फ्रांस में कैसी एक पार्टी हो रही थी, कोई उत्सव था, एक बंदे ने ट्रक अपने कम से कम 20-25 लोगों को चढ़ा दिया था। तो ऐसे अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत हुई है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो समझते हैं कि जो ये अटैक हुए एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि देखिए, जो बहुत सारी जनसंख्या में माइग्रेंट्स जो हैं वो यूरोप पहुंच रहे हैं। तो यूरोप के जो लोग हैं वो दूसरे कल्चर के या दूसरे रिलीजन के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई, कुछ अच्छे लोग हैं जो दूसरों को दर्द को अपना दर्द समझते हैं, वहाँ के उन्होंने खुले दिलों से उनको सपोर्ट किया। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, इनसिक्योर रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग जो है हमारे देश पहुँचेंगे तो हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो लाइफस्टाइल है, उसको दिक्कत करेंगे। आप देखो कि स्वीडन की अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो स्वीडन बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत बहुत हाई है। अब मान लीजिए कि कुछ लोग आते हैं तो जो भी पैसा खर्चा करेगा वो सरकार खर्चा करेगी। अब इतने हाई लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो जो स्वीडन के लोकल लोग होंगे, जो कि राइट विंग है, फंडामेंटलिस्ट लोग होंगे, उनको डर होता है कि आप हमारे पैसे पे खर्चा कर रहे हो, इनको दे रहे हो, मतलब हमारे पैसे हमारे हैं और खर्चा इनको कर रहे हो। तो ये एक विवाद रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि चूँकि एक दूसरे के धर्म के प्रति भी बड़ा अविश्वास है, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, इन दोनों का अपना भी एक ऐतिहासिक रूप पे विवाद रह चुका है। तो एक दूसरे के धर्म, उनके रीति-रिवाज, उनके लाइफ़स्टाइल, उनके कल्चर, दोनों के प्रति बहुत अविश्वास रहता है। तो एक दूसरे को बहुत ही ये शक भरी नज़रों से देखते हैं ये। तो ये भी कई बार विवाद का विषय बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक फैक्टर आता है, जो कि एक समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए, 2008 तक तो कोई इतना इश्यूज़ नहीं थे, क्योंकि आर्थिक मंदी नहीं आई थी। मतलब 2008 की जो आर्थिक मंदी है, उससे पहले तक बहुत सारे माइग्रेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर यूरोप में रहते थे। यूरोप वाले भी बड़े आराम से उनको रखते थे और कभी इतनी बहुत बड़ी घटना हमें सुनने को नहीं मिलती थी। बट हुआ क्या कि 2008 का जो आर्थिक मंदी आई, उसके बाद से सरकार के पास पैसा कम हो गया, ठीक है। अब जब पैसा कम हो गया तो उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम है उन पे पैसा खर्चा कम करना शुरू किया। मतलब कि अब पैसा उनके पास ही कम है, तो जो वेलफेयर स्कीम, यानी कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं या जो अपने ही जो लोग हैं उनको जो कोई भत्ते देते होंगे, कोई अलाउंसेस देते हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते होंगे या कोई वेलफेयर भत्ते देते होंगे, तो वो सब उन्होंने बहुत कम कर दिया। अब चूँकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इतनी आदत पड़ चुकी थी कि भत्तों की और पैसों की, कि जब ये इस पर कटौती की गई तो वो सब चीज़ें फिर बहुत ही गंदा रूप उन्होंने ले लिया। मतलब पैसे जब कम मिले तो जो लोकल लोग हैं उनको ये लगा कि इन लोगों के कारण हमें जो भत्ते दिया थे वो कम दिए जा रहे हैं, हम इन लोगों के लिए बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात है, जो माइग्रेंट्स थे उनको भी लगा कि जो पहले पैसा मिलता था और जिससे वो लाइफस्टाइल बड़ी उनकी अच्छी चलती थी, अब वो भी दिक्कत कर रही है। तो अब उनको भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब जॉब्स भी नहीं रही है, क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई, तो बहुत सारी जॉब्स पे कटौती रही है। तो जो जॉब्स आसानी से मिल जाया करती थी, अब उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। तो इस चीज़ ने बड़ा गंदा माहौल ले लिया, एक दूसरे के प्रति एक अविश्वास जग गया। जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, दूसरे कल्चर की एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तब जाके ये सब आप देखते हो, कुरान जलाना और फिर दंगे हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन का मसला जो है इंडिया में तो है ही है, लेकिन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो दोस्तों वर्ल्ड में भी ये माइग्रेशन का जो मसला है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने की कोशिश करना हमें ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इसके सोशल फैक्टर्स सब मैंने बता दिए आपको। इस वीडियो के माध्यम से आपको माइग्रेशन के ऊपर एक अच्छी खासी एक समझ आ गई होगी। बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं, उसका आपका रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।